तो नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और आज का वीडियो बिना किसी एडिट के सीधे रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूं। समय की थोड़ी कमी है और हम सभी जानते हैं कि ये लूसेंट का सीरीज़ हमारा चल रहा है और इस लूसेंट के सीरीज़ में जो है हम 10 पेज लगभग डेली पढ़ते हैं। हमें 30 दिनों में जो है इस पूरे लूसेंट को ख़त्म करना है। ख़त्म करने का लक्ष्य हमने रखा है और इसके हम नोट्स भी बनाते जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे अपने नोटबुक पे बिना कोई समय गंवाए हुए, ताकि आपका समय भी बच पाए। तो ये लूसेंट जो है का नोटबुक है। पहले इसके 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हम 20 पेज लगभग पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारत पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और मध्यकालीन भारत लगभग आधा से अधिक आज ख़त्म हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा वो कृपया करके जो है पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देख ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हैं। अगर आपको समस्या होती है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और लूसेंट के वीडियो के नाम से, जी हाँ, लूसेंट नोट्स के नाम से चैनल में एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके और आप सारे पहले के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए लेके चलता हूँ। सबसे पहले विषय सूची देखते हैं इसकी। आशा करता हूँ आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। लूसेंट वन लाइनर नोट्स और इसका विषय सूची मैंने जो लिखा है वो देख सकते हैं आप। एक पेज मैं छोड़ता हूँ। ये डे 1 का है पूरा का पूरा 14 चैप्टर। उसके बाद फिर 15 से 24 चैप्टर ये डे 2 का है। और डे 3 तीसरे दिन जो है हम लोग 20 से 30 पढ़ेंगे, 25 चैप्टर से लेकर 34 चैप्टर तक। मुग़ल साम्राज्य को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुग़ल साम्राज्य जो था वो 30वें पेज में था। तो 30वें पेज में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने से अच्छा है कि मुग़ल साम्राज्य हम लोग फ्रेश माइंड से शुरू करेंगे। लूसेंट का पेज नंबर 20 से 30 और नोटबुक का पेज नंबर 16 से कहाँ तक है, 16 से लेकर 26 तक। जी हाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज नंबर 16 से 26 तक। तो आइए पढ़ते हैं इन सारे चैप्टर्स को। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और थोड़ा सा मुग़ल साम्राज्य हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको अपने नोटबुक पे। 10 पेज का ये नोट्स मैंने कल रात तैयार किया है। तो हम लोग अब आ गए यहाँ से। हम लोगों को पढ़ना है मध्यकालीन भारत से। जी हाँ, हम लोगों को पढ़ना है मध्यकालीन भारत से। आप लोग शायद दिखाई दे रहा होगा। मध्यकालीन भारत में देखिए कि भारत पर अरबों का आक्रमण। जी हाँ, पहला जो चैप्टर हमें पढ़ना है वह पढ़ना है भारत में अरबों का आक्रमण। अब भारत में अरब का आक्रमण जो है, पहला सफल आक्रमण किसका हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम। आप लोगों ने नाम सुना होगा। मोहम्मद बिन कासिम का पहला सफल आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 712 की सिंध विजय के साथ। 712 की सिंध विजय के साथ। उस समय दाहिर का शासन था। जी हाँ, उस समय किसका शासन था? दाहिर का शासन था। कहाँ पर? सिंध पर। जब मोहम्मद बिन कासिम का पहला सफल आक्रमण हुआ था। यह एक अरब था। क्यों हुआ था? क्या उद्देश्य था? तो केवल धन दौलत लूटना, अंग्रेज़ों की तरह जो है आके यहाँ पे बसना या फिर सत्ता चलाना नहीं था। इनका बस धन दौलत लूटना था और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। तो ये एक छोटी सी झलक आपके लिए। अब देखिए महमूद गजनबी के बारे में पढ़ते हैं। उसका उदय कैसे हुआ, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसने क्या क्या कार्य किए उसको पढ़ेंगे और फिर आगे कैसे जो है मामला बढ़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं उदय कैसे हुआ। देखिए 932 ईस्वी का काल था। 932 ईस्वी में अल्पतगीन एक तुर्क सरदार था। अल्पतगीन ने क्या किया? गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अल्पतगीन एक तुर्क साम्राज्य था।
इसने जो है गजनी राज्य की स्थापना की। उसके बाद इसके बाद जो है इसका गुलाम सुबुकुद्दीन 977 इसमें सुबुकुद्दीन आया, और 977 में के बीच में ही जो है एक आक्रमण हुआ था पृथ्वीन। सर्वप्रथम भारत पर जो है भारत आक्रमण हुआ था वो पृथ्वीन ने किया था 972 से 77 के बीच में। इसी गुलाम जो है, ये तो बस इसने कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया था। ये जो गुलाम है जिसका नाम है सुबुकुद्दीन, ये किसका गुलाम था? ये गजनी का गुलाम था, अल्पतगिन का गुलाम था, और अल्पतगिन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी का जो है पुत्र था महमूद गजनी। इसी का पुत्र कौन था? महमूद गजनी। 1 नवंबर 971 को जन्म हुआ था, और ये खुरासान का शासक था। खुरासान एक जगह, वहाँ का शासक था। तो महमूद गजनवी का उदय देखिए कि महमूद गजनवी आखिर में आया कहाँ से? अल्पतगिन का गुलाम सुबुकुद्दीन, और सुबुकुद्दीन का पुत्र जो है वह है महमूद गजनी। जी हाँ, महमूद गजनी। महमूद गजनी के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सुल्तान की प्रथम उपाधि प्राप्त करने वाला ये पहला जो था पहला जो है कह सकते हैं कि राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये पहला व्यक्ति था महमूद गजनी जिसने खुद को सुल्तान घोषित किया। 998 में गद्दी मिली। अब देखिए जन्म कब हुआ था इसका? 971। आज गद्दी कब मिली? 998। कितना साल हुआ? तो 70 और 20 91 और 7 27 साल की उम्र में। कितने यहाँ लिख सकते हैं कितने वर्ष की उम्र में? 27 वर्ष की उम्र में जो है यह गद्दी पर बैठा। उसके बाद 2 उपाधि इसने महत्वपूर्ण उपाधि ली, यामिन उद्दौला और यामिन उल मिल्ला। यामिन उद्दौला और यामिन उल मिल्ला की उपाधि इसे मिली। भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी जो था ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। प्रश्न आते हैं कौन सा ऐसा शासक था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? तो इसका नाम था महमूद गजनी। इसको मूर्ति भंजक बोला जाता था। इसको जो है मूर्ति भंजक, क्योंकि इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी। प्रथम आक्रमण जो है भारत पर इसमें हुआ था 1000 ईस्वी में पेशावर में। 998 में गद्दी बैठा। गद्दी पर बैठने के 2 साल के बाद, सब फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न कैसे भी घुमा के आते हैं। तो गद्दी में बैठने के 2 साल बाद 1000 ईस्वी में जो है यह पेशावर की गद्दी पर बैठा। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, पेशावर पर इसने पहला आक्रमण किया। उसके बाद 1001 में 1 साल के बाद इसने जयपाल को पराजित कर दिया। पहली महत्वपूर्ण जीत थी इसकी नगरकोट। जी हाँ, एक पहला जीत इसने नगरकोट के विरुद्ध लड़के जीता था। सबसे चर्चित आक्रमण जो है सोमनाथ पे हुआ था 1025 में। 17 बार जब आक्रमण किया तो 1000 से लेकर 25 तक लगातार करते रहा था, एक आध साल बीच करके। तो सबसे चर्चित आक्रमण जो है उसने सोमनाथ के मंदिर पे किया। सोमनाथ के मंदिर से इसे 20 लाख दिनार की संपत्ति मिली। कितने की संपत्ति मिली? 20 लाख दिनार की। दिनार जो होता था वो सोने का सिक्का टाइप का रहता था। जब रास्ते में जा रहा था तो जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया। 1027 में जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था। अंतिम अभियान इसका कब था? 1027 में जाटों के विरुद्ध। मृत्यु इसकी 3 साल के बाद 1030 में हो गई। इसका जो दरबारी कवि था अल-बरूनी फिरदौसी था, जो इसके समकालीन इसका दरबारी कवि था। तो ये कुछ फैक्ट है महमूद गजनवी के बारे में। जी हाँ, ये कुछ फैक्ट है महमूद गजनवी के बारे में। आपको ये सारे फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है, सबको याद रखना है, छांट के लिखे हुए हैं एकदम। तो ये महमूद गजनी का उदय और ये उसके लिए कुछ फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अब है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जी हाँ, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अब देख सकते हैं 1173 में जो है यह शासक बना। 1173 में यह शासक बना। पहला आक्रमण जो है इसने 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। पहला आक्रमण इसने 1175 में किसके विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध किया।
दूसरा 1178 में भीम टू के विरुद्ध, भीम टू मैंने यहाँ पाटन लिखा है जो कि गुजरात में था। तो दूसरा आक्रमण इसने 1178 में, पहला 1175 में, 73 में शासक बना। देखिए दोनों में कॉमन क्या है कि महमूद गजनवी ने भी जो है 2 साल के बाद जो है 998 में गद्दी पर बैठा है, 1000 में पहला आक्रमण किया पेशावर पर। वैसे ही इसने जो है मुल्तान पे आक्रमण किया। दोनों ही क्षेत्र इस वक्त पाकिस्तान में है। तो पहला आक्रमण जो है 1173 में बैठा और 1175 में जो है मुल्तान पे किया, और 3 साल के बाद 78 में जो है पाटन गुजरात पे किया, भीम टू को हराया। इसके द्वारा लड़ी गई 2 महत्वपूर्ण लड़ाई थी तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हो गया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें पराजित हो गया। तो प्रथम में जीता, और चूंकि राजपूत थे पृथ्वीराज चौहान तो इनकी एक पहचान थी, निहत्तों पे वार नहीं करते, तो हरा के छोड़ दिया था इसको। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में फिर से जो है मोहम्मद गौरी लौटा, और इसने इस बार पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उसे मार दिया। तीसरा जो युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी ने, वो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें उसने जयचंद के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। जयचंद ने ही जो है मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, लेकिन जयचंद को क्यों मार दिया मोहम्मद गौरी ने? क्योंकि जयचंद ने जो है वो वादा किया था कि आएंगे तो उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन जयचंद ने उसको धोखा दिया, जिसकी वजह से जयचंद के साथ ये युद्ध हुआ चंदावर में। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था उस समय। तो प्रश्न आते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हो रही थी मोहम्मद गौरी के साथ, उनके सेनापति का नाम क्या था? तो स्कंद याद रखिएगा। 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौरी की जो हत्या जो है 15 मार्च 1206 को कर दी गई, और 1206 से शुरू होता है सल्तनत काल। सल्तनत काल, जी हाँ, सल्तनत यानी सुल्तानों का काल। तो आइए जानते हैं सल्तनत काल में हमें जो है 4 लोगों को पढ़ना है। जी हाँ, सल्तनत में हमें 4 लोगों को पढ़ना है, 4 वंश को पढ़ना है। एक है गुलाम वंश, जिसका शासन था 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1398। उसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526। अब देखिए ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं याद कैसे करवाता हूँ। मेरा ट्रिक है, आप दूसरा ट्रिक बना सकते हैं। पहले जान लेते हैं इसके शासक। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी गैसुद्दीन तुगलक। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। और इसके पहले एक और है सैयद वंश, मैंने छोड़ दिया था। सैयद वंश, यहाँ स्पेस कम था। सैयद वंश जो है खिज्र खां। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इन 5 का शासन था। अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ट्रिक बनाया कि गुल खिले तो तसल्ली मिले, गुल खिले तो तसल्ली मिले, कुत्तों को जलाने गया खबर दे दो, है ना, गया को खबर दे दो। तो देखिए ये मैंने इसलिए लिखा है, ये जो लाइन है ये लाइन है वंशों के लिए, ये लाइन है इसके शासकों के लिए। कैसे? गुल खिले मतलब गुल से गुलाम, खिल से खिलजी, त से तुगलक, तसल्ली, त और सल्ली, त से हो गया यहाँ पे गुल खिले तो तसल्ली मिले। तो गुल से गुलाम, खिले से खिलजी, तो से हो गया तुगलक, सल्ली तसल्ली, इसमें तसल्ली जो है, या फिर त से तसल्ली या सल से सैयद वंश, और अंत में तसल्ली मिले तो लोदी वंश, ल से ख़त्म होता है लोदी वंश। ये हो गया। इसके शासकों के लिए मैंने लिखा कुत्तों को जलाने गया खबर दे दो। तो मतलब ऐसे ही एक लाइन, कुछ भी लाइन आप बना सकते हैं। मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, मैंने इमीडिएटली बनाया। तो देखिए कुत्तों मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद जला के यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक, खबर दे दो से ख से खिज्र खान, और उसके बाद बहलोल लोदी, तो ख ब र, खबर दे दो, तो यहाँ पे बहलोल, ब से बहलोल लोदी। तो मैंने दोनों को जो है याद करने के लिए इस तरह से जो है 2 लाइन अपना बनाया है। आप कुछ और भी बना सकते हैं। तो ये सल्तनत काल के 5 वंश है। इनसे बारी बारी इनके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो जानते हैं गुलाम वंश के बारे में।
जी हाँ, गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। देखिए, गुलाम वंश जो था 1206 से 1210, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के मैंने यहाँ ऊपर ही लिख दिया है कि चौगान खेलते वक्त मृत्यु हो गई थी। तो चौगान में एक गोल्फ टाइप का गेम होता था, घोड़े पर खेला होता था, घोड़े से गिर के जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। खैर, जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो गौड़ी का गुलाम था ये क्या था? गौड़ी का गुलाम था, और इसे लाख बख्श बोला जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो क्या बोला जाता था? लाख बख्श, मतलब लाखों में दान देने वाला। जी हाँ, लाखों में दान देने वाला। इसको 24 जून 1206 को इसने गद्दी संभाली और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। मैं ब्रैकेट में जो लिखता हूँ ना, ये राजधानी होती है। तो 24 जून 1206 को इसने गद्दी संभाली, लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और कुतुब मीनार की नींव रखी। केवल कुतुब मीनार की नींव ही रखी इसने, और ये कुछ नहीं कर पाया। यहाँ देखिए, कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि केवल पहली मंजिल मिली थी, उसके बाद भूकंप आया था, ध्वस्त हो गया था। तो इल्तुतमिश ने जो है ये काम पूरा करवाया। 225 फुट का 4 मंजिल बनवाया। चौथा मंजिल जब टूट गया, ध्वस्त हुआ, तो उसके ऊपर 2 और बना दिया, तो 5 मंजिला ये हो गया। 234 फीट, 9 फीट इसकी ऊंचाई जो है बढ़ गई। तो ये छोटा सा कहानी है कुतुब मीनार का, जो आप लोग दिल्ली में देखते हैं। उसके बाद आइए जानते हैं कौन कौन सी कीर्ति जो है इसने की थी। इसने जो है कुव्वतुल इस्लाम, देख सकते हैं, कुव्वतुल इस्लाम, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जो है था, ये पहले एक मंदिर टाइप का था, इसको मस्जिद में तब्दील करवाया था। इसका एक सेनापति था। उस सेनापति, अगर आप बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो आपको इसका नाम पता होगा, बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इसी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, आग लगा दी थी, पुस्तकालय को जला दिया था। जब इसकी मृत्यु हुई चौगान खेलते समय, तो इसे कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। लाहौर इसकी क्या थी? राजधानी थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का छोटा सा काल था, 4 साल का। उसके बाद आराम शाह आया। आराम शाह का मात्र 8 महीने का शासन हुआ। ये अयोग्य टाइप का शासक था, इसे जो है शासन करने का तरीका नहीं पता था, इसलिए जो है इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी 1211 में। 1211 में इसकी हत्या कर दी। केवल 8 महीने का इसका शासन रहा। अब जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश कौन था? तो ऐबक का, इसलिए इसको गुलाम वंश बोला जाता है। लगभग सभी गुलामों ने ही यहाँ पे शासन किया। तो इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी हमने इससे पहले पढ़ा था। तो मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का गवर्नर था। जब इसे पता चला कि वहाँ आराम शाह की शासन हो गई है और आराम शाह सही से शासन नहीं कर रहा है, तो आके इसने आराम शाह को समझाया। जब नहीं समझा, नहीं हटा, तो ज़बरदस्ती इसकी हत्या कर दी और खुद जो है शासक बन गया। तो सबसे पहले जो है इसने कुछ चेंजेस किए। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर रखी थी। इसने क्या किया? लाहौर से दिल्ली बना लिया। दिल्ली चूँकि सेंट्रल केंद्रीय शासन वहीं थी, वो केंद्रीय शासन की सत्ता का जो केंद्र था वहीं था, तो इसने जो है इसने क्या किया? लाहौर से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया, ट्रांसफ़र किया। पहला सुल्तान ऐसा था जिसने बगदाद के खलीफा से स्वीकृति ली। जी हाँ, 1229 में इल्तुतमिश ने जो है बगदाद के खलीफा से खुद को सुल्तान घोषित करवाया, मतलब एक सर्टिफिकेट लिया कि मैं सुल्तान हूँ। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, पहला सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का टंका और तांबा का जीतल होता था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। देखिए, ई से इल्तुतमिश और ई से इक्ता, इसलिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा। उसके बाद तुर्कान चिहलगानी 40 सरदारों का समूह रहता था, जो कि बहुत प्रतिष्ठित सरदार होते थे। 40 सरदारों का समूह, इसकी स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने की। और दिल्ली में सर्वप्रथम अमीरों का दमन जो है इसी ने किया, अमीरों को इसी ने मार के भगाया। अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। देखिए, जो आता है उसको जाना है। तो अप्रैल 1236 में जो इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसके बाद एक शासक आया रुकुद्दीन फिरोज, ये भी अयोग्य था।
देखिए, एक योग्य शासक, एक अयोग्य, फिर एक योग्य और एक अयोग्य। अब इसमें ये अयोग्य था तो इसको हटाकर जो है रज़िया सुल्तान शासक बनी, और ये प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान थी भारत के इतिहास में उस समय। क्या थी? प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान थी। इसने क्या क्या काम किया? तो उस समय जो है मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी पर्दे में रहना पड़ता था, लेकिन इसने पर्दा प्रथा का त्याग किया। पर्दा प्रथा का त्याग का मतलब है कि खुद दरबार में बैठती थी दरबारियों के साथ और शासन चलाती थी। ना ये बुर्का पहनती थी, ना ये पर्दा प्रथा का पालन करती थी। इनकी शादी जो है अल्तुनिया के साथ हुई। इसकी शादी जो है अल्तुनिया के साथ हुई। उसके बाद इसने क्या किया? एक गलती कर दी। एक गलती इसने क्या की कि मलिक जलालुद्दीन याकून को जो है सरदार बना दिया। अब मलिक जलालुद्दीन याकून जो था, यह ना ही तुर्क था और ना ही अमीर था। मतलब उस समय तुर्कों और अमीरों का बहुत चलता था वहाँ पर। तो इसने जो है जलालुद्दीन याकून को जो है जब सरदार बना दिया तो तुर्क और अमीर दोनों इसके विरोधी हो गए। दोनों ही नहीं, इसको हटा दिया, और हटाने के बाद जो है किसी और को जो है वहाँ पे शासन करने के लिए बैठा दिया। 13 अक्टूबर 1240 को जो है कैथल के पास डाकुओं ने रज़िया सुल्ताना की हत्या कर दी। ये रज़िया सुल्ताना का छोटा सा इतिहास था। रज़िया सुल्तान के बाद नसरुद्दीन महमूद आया। रज़िया सुल्तान के बाद कौन आया? नसरुद्दीन महमूद। ये टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। ये प्रश्न आता है हमेशा कि ऐसा कौन सा शासक था जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। ये टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान किस वंश का था? तो गुलाम वंश का। इसका विवाह बलबन की पुत्री के साथ हुआ था। बलबन, जी हाँ, बलबन कौन था? तो बलबन के बारे में जानिए पहले। बलबन ने जो है उलूग खां की उपाधि धारण की थी। उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने ही उसको दी थी। तो उलूग खां की उपाधि दी, इसने अपनी बेटी दे दी, शादी कर लिया बलबन की पुत्री से। उसके बाद जो तुर्कान चिहलगानी था, 40 सरदारों का समूह था, उसका विनाश बलबन ने किया था। तो प्रश्न आता है कि तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। 1266 ईस्वी में इसने दिल्ली की गद्दी पर यह बैठा था। मंगोलों के आक्रमण को इसने असफल बनाया था। पहला था सुल्तान जिसने मंगोलों के आक्रमण को असफल बनाया, मंगोलों को हराया था। सिजदा और पैबोस क्या होता था? तो जाके सुल्तान के पास घुटनों पर टेक के और सुल्तान के कदम को चूमना, ये सिजदा और पैबोस एक प्रथा थी। इसको जो है किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। नवरोज़ त्यौहार जो है बलबन ने शुरू किया था। लौह एवं रक्त की नीति, जी हाँ, लौह एवं रक्त की नीति इसने अपनाई थी। काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक शासक था, और इसका दरबारी कवि जो था वो अमीर खुसरो था। तो बलबन के बारे में ये तथ्य आप याद रखिएगा, हमेशा जो है परीक्षा के पाठ बनते रहते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमुद्दीन कैमूर्स। मतलब ऐसा कोई शासक और नहीं आया जो ज़्यादा प्रबल हो, प्रभावी हो। तो इसका अंतिम शासक सीधे याद रखिए, शमुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जल्दी से एक बारी भाई, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। उसके बाद आराम शाह आया, एक अयोग्य शासक, 8 मई तक शासन किया। उसके बाद फिर योग्य शासक आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बहुत सारे कार्य किए। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद जो है इसकी मृत्यु जब हो गई तो रुकुनुद्दीन फिरोज फिर से अयोग्य शासक, इसको हटा कर रज़िया सुल्तान आई। रज़िया सुल्तान ने ये काम किए। रज़िया सुल्तान के बाद जो है कौन आया? नसरुद्दीन महमूद आया। नसरुद्दीन महमूद टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। इसने बलबन की पुत्री के साथ विवाह किया था। बलबन 1266 में बैठा था गद्दी पर, और इस तरह से जो है इसने ये सब काम किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमुद्दीन कैमूर्स। कितने आराम से हम लोगों ने पूरा गुलाम साम्राज्य एक पेज में पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में देखिए कि 1290 से 1320, जी हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसने अपनी राजधानी जो है किलखोड़ी को बनाया था। ये किलखोड़ी लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। इसने अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाया था? किलखोड़ी को बनाया था। उसके बाद इसको जो है, इसका असली नाम, बचपन का नाम था अली।
अलाउद्दीन खिलजी को जो है अली या यहाँ देख सकते हैं आप गुरशाप बोला जाता था, अली या फिर गुरशाप अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो जलाउद्दीन खिलजी जिसने स्थापना की थी उसका भतीजा एवं दामाद दोनों था। यहाँ तो जानते हैं हाँ, मुस्लिम में जो प्रथा है तो भतीजा भी वही था और दामाद भी वही था। इसने क्या किया, जलाउद्दीन फिरोज को 1296 में मार दिया। 1296 में जो संस्थापक था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, इसकी हत्या कर दी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। आपने देखा होगा, अगर पद्मावत आपने देखा होगा तो 1296 में इसकी हत्या कर दी। इसकी बेटी से शादी कर चुका था। अब इसने क्या क्या काम किया देखिए, मैंने सबको यहाँ कैटेगराइज किया है। सेना में क्या सुधार किया, कर में क्या सुधार किया, बाजार में क्या सुधार किया, निर्माण क्या किया, और कवि और लेखक, आक्रमण क्या हुआ और मृत्यु कब हुई, सबके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो देखिए, सेना में उसने 2 सुधार किए। क्या किया? नगद वेतन तथा स्थायी सेना। सेना को जो है नगद वेतन देता था, जागीर वगैरह नहीं देता था, और स्थायी सेना रखता था। मतलब इसकी अपनी सेना थी जिसको वेतन पे रखता था। ये ऐसा नहीं है किसी से सेना लेता था जब ज़रूरत पड़ती थी। तो इसने अपना स्थायी सेना रखी थी। घोड़ा दागने था, हुलिया लिखने की प्रथा। अब देखिए, हुलिया लिखने की प्रथा, हुलिया लिखना और घोड़ा दागना मतलब क्या होता है? घोड़े को जो है एक मार्किंग की जाती थी कि हाँ ये घोड़ा राजशाही घोड़ा है, या फिर घोड़े को मतलब समझिए टैग लगाया जाता था। और हुलिया लिखने की प्रथा मतलब सैनिकों को भी टैग लगता था। सैनिकों का हुलिया अलग अलग रहता था। मुखौटा वगैरह लगाने का प्रथा जो है हुलिया प्रथा कहा जाता था। तो ये उसने सेना में शुरुआत की। उसके बाद कर में क्या सुधार किया? तो भू राजस्व जो है उसने, जो कि पहले 1/3 था, उसको क्या कर दिया? 1/2 कर दिया। 1/2 यानी आधा कर लेगा। खम्स लूटा हुआ धन पहले 1/4 हिस्सा देना पड़ता था, अब 3/4 हिस्सा जो है उसने कर दिया। उसके अलावा भी कुछ कर थे, जैसे चराई कर मतलब जो मवेशी लोग चराते थे उस पर कर लगता था। गढ़ी मतलब गढ़ना, भवन बनाने वगैरह पर भी जो है कर लगता था। उसके बाद बाजार में क्या सुधार किया उसने? तो मूल्य नियंत्रक प्रणाली अपनाई। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी मूल्य पर कुछ भी बेच दे। मूल्य नियंत्रक प्रणाली उसने अपनाई। कम तौलने वाले को जो है उतना ही भाग जो है मांस काट लिया जाता था। बहुत ही कड़ा नियम था। साहनाए मंडी मतलब वहाँ पे खाद्यान्नों की बिक्री होती थी। सराय अदल जहाँ निर्मित वस्तु में क्या होता है? कपड़े होते हैं, साज सज्जा के सामान होते हैं, जो भी चीज़ें निर्माण करके बनाई जाती है उस सब वस्तु की बिक्री जो है सराय अदल में होता था। ये एक बाजार का स्वरूप था। बाजार में एक छोटा सा चीज़ है कि मुहत्सिब मूल्य नियंत्रक होता था। हमने पढ़ा था कि मूल्य नियंत्रक प्रणाली, तो मूल्य नियंत्रण करने वाले ऑफिसर जो अधिकारी रहते उनको मुहत्सिब बोला जाता था। उसके बाद वजीर जो है वो नाप तोल अधिकारी रहता था। और सॉरी माफ़ कीजिएगा, नाजिर जो है वो माप तोल अधिकारी रहता था। वजीर का मतलब तो मुख्यमंत्री होता है। खैर यहाँ पे नाजिर मतलब नाप तोल अधिकारी। और परवाना नाविस जो है वो प से परवाना, प से परमिट, तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, आप लोग देखिएगा। अब इसने निर्माण क्या किया? तो इसने जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किया। अलाई दरवाज़ा इस्लामी वास्तुकला का रत्न माना जाता है। अलाई दरवाज़ा को क्या कहता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न। अलाई मतलब अलाउद्दीन, इसके नाम से ही, अपने नाम पे ही रखा था इसने। सीरी का किला बनवाया, 1000 खंभा महल बनवाया। कुछ ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इसने बनवाई थी। उसके बाद 5 जनवरी 1316 की इसकी मृत्यु हो गई। 5 जनवरी 1300। देखिए, कैटेगराइज करने पर आपको चीज़ें याद रहती है, बाजार, निर्माण, कवि, ऐसे करके। लूसेंट में ये सीधे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग नोट्स इसीलिए बनाते हैं। उसके बाद 5 जनवरी 1316 को जो है इसकी मृत्यु हो गई। 5 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। 1317 में बैठा। इसको नॉर्मली जो है मुबारक खिलजी के नाम से जानते हैं। ये मुबारक खिलजी क्या था? इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत बहुत पसंद थी। इसने खलीफा की उपाधि धारण की। और खुसरो खां जो इसका वजीर था वो इसे तंग आ गया, इसको बार बार वो नंगा कर देता था। तो खुसरो खां जो इसका वजीर था, इसने गुस्से में आके 1320 में इसकी हत्या कर दी। 4 साल में इसकी हत्या कर दी। उसके बाद आया तुगलक वंश 1320 से 1398। 8 सितंबर 1320 को जो है
गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलक वंश की स्थापना की। इसके स्थापक यहाँ मैं लिखा है कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं इतिहास में, जैसे नहरों का निर्माण करता, प्रथम ऐसा सुल्तान जिसने नहरों का व्यापक निर्माण करवाया तो ये कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। नहरों, भारत में नहर इसी की देन है। उसके बाद तुगलकाबाद, दिल्ली के पास पहाड़ियों पर जो है तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। ये पूरी शहर जो है रोमन शैली पे थी, रोमन शैली पे बना हुआ तुगलकाबाद की स्थापना की। और तुगलकाबाद में जो है किला बनवाया अपना, किले में 56 कोट दुर्ग का निर्माण किया। तो प्रश्न है 56 कोट का दुर्ग किससे संबंधित है, तो तुगलकाबाद नगर से। 1325 में लकड़ी के एक महल में जो है दबकर इसकी मृत्यु हो गई। 1325 में लकड़ी के महल में दब गया, दब के इसकी मृत्यु हो गई। तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासक बना। ये काफ़ी विद्वान था, जितना विद्वान, शिक्षित और था, योग्य था, लेकिन इसका एक निगेटिव पक्ष भी था, स्वप्नशील, पागल, रक्त पिचासू से संबोधित किया जाता था। यह जो चाहता था वो कर बैठता था, पागल था, चाहे कुछ भी हो वो करता था, रक्त पिचासू, मारने में जो है थोड़ा सा भी जो है देर नहीं लगाता था। स्वप्नशील, पागल और रक्त पिचासू इसको बुलाता था। सर्वाधिक शिक्षित विद्वान था, ये योग्य था। राजधानी जो है इसने क्या की, देवगिरी में राजधानी थी, देवगिरी से क्या किया, दौलताबाद ट्रांसफ़र किया। इसके गुरु जो थे वो शेख अलाउद्दीन थे, को मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, कहते हैं तुगलकी फरमान जारी किया है सरकार ने। तुगलकी फरमान तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसा करता था। वो जो फरमान सुनाया था उसको लोगों को मानना पड़ता, चाहे उल्टा सीधा कुछ भी फरमान सुनाता था। तो शेख अलाउद्दीन इसके गुरु थे। इसने क्या किया कि अमीरे कोही की स्थापना की। सबसे पहले इसने माना कि कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृषि को इसने नियंत्रित करने के लिए कृषि मंत्रालय आजकल होता है, कृषि मंत्रालय की जगह पर इसने एक विभाग की स्थापना की, इसका नाम था अमीरे कोही, मतलब कृषि विभाग। एडवर्ड थॉमस एक अंग्रेज थे, इन्होंने जो है प्रिंस ऑफ मनियर्स इसलिए कि इसने बहुत सारे सिक्के चलाए, बहुत सारे जो है मुद्राएं चलाई, इसलिए इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स जो है किसने कहा, थॉमस एडवर्ड्स थॉमस ने। 1333 में इब्न बतूता, देखिए इसका नाम है इब्न बतूता जो है वह आया, अफ्रीकी यात्री था, और आते ही ये इतना नॉलेजफुल आदमी था, इतना ज्ञानी था कि इसके ज्ञान से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ये इसका वर्णन कहाँ पे है, इसने क्या किया, इब्न बतूता की पुस्तक है रिहला पुस्तक, इब्न बतूता की पुस्तक है रिहला पुस्तक के लेखक कौन है, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने जो है रिहला पुस्तक में पूरा तुगलक जो साम्राज्य का वर्णन है किया हुआ है, काजी नियुक्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जिया नक्शबी, नाम याद रखिएगा। इन्होंने जितनी भी संस्कृत कथाएं थी सबका ये फारसी में अनुवाद करते थे। 20 मार्च 1350 को इसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, देखिए मैंने तीर बना के लिखा है, बदायूं ने कहा था। प्रश्न आता है कि बदायूं ने किसके बारे में कहा था कि लोगों से उसको और उससे लोगों को मुक्ति मिली, तो कौन था वो, तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उस समय इसी बीच में एक और चीज़ चल रही थी, 1325 में ये आया था और 1350 में मरा। 25 से 50 के बीच में एक घटना हुई। ये घटना कौन सी हुई, तो विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी। ये किसने किया था, दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का ने मिलकर जो है विजयनगर की स्थापना की थी। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और एक और चीज़ हुआ था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1337 में की थी। तो ये दो घटनाएं आप लोग याद रखिएगा, तुगलक काल में हुई थी, विजयनगर की स्थापना और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1336 और 1337 में। इसके बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर वाइज अलग पढ़ेंगे। अब इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आ गया फिरोज तुगलक 20 मार्च 1351 को जो है कासिम अमीर उल मोमिनीन, जी हाँ, इस उपाधि से जो है वह बैठा गद्दी पर। अब इसने बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया। 24 खतरनाक कर थे उनको इसने जो है ख़त्म कर दिया। उसके बाद केवल 4 तरह के कर्ज रह गए,
खराज, खम्स, जजिया, ज़कात, ये 4 तरह के कर जो है रह गए थे। आपको बता दूं, खम्स मतलब युद्ध में लूटा हुआ सामान, जजिया जो मुसलमानों पर कर लगता था, धार्मिक कर, ज़कात जो कि गैर मुसलमानों पे लगता था, और खराज जो कि हिंदुओं पे धार्मिक कर लगता था। अब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था। जी हाँ, जजिया जो है वो फिरोज तुगलक की ही देन थी। तो जजिया धार्मिक कर लगाने वाला पहला शासक था। सिंचाई कर 1/10, इसके समय में सिंचाई कर बेहद कम था, 1/10। उसके बाद 300 नए नगर बसाए, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। किसने करवाया? फिरोज तुगलक ने। लेकिन नहरों के निर्माण करता प्रथम जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक ही था। उसके बाद इसने कुछ विभाग की स्थापना की। दीवाने खैरात, खैरात का मतलब जानते होंगे आप, लोग कहते हैं ना खैरात में थोड़ी मिलेगा, मतलब दान। तो खैरात, दीवाने खैरात जो है, इसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवा लड़कियों को सहायता देने के लिए जो है इसने दीवाने खैरात की स्थापना की। सबसे अधिक दासों का काल था ये, सबसे अधिक दासों का काल था, जिसके लिए एक विभाग अलग से था, दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान जो है वो दासों के लिए ही अलग से विभाग था। लगभग जो है 1.5 लाख से ऊपर दास थे इसके शासनकाल में। उसके बाद सैन्य पदों को जो है वंशानुगत बनाया इसने। सैन्य जो पद थे उसको वंशानुगत बनाया, यानी वंशों के हिसाब से किसी का बाप अगर सैनिक है तो उसका बेटा, उसका पोता, उसका परपोता, ऐसे वंशानुगत बनाया। आत्मकथा जो है फतुहोते फिरोज शाही की रचना इसने खुद की। फतुहाते फिरोज शाही में फिरोज तुगलक की आत्मकथा है, जिसके जैसे बाबर ने अपना बाबरनामा बनाया था, वैसे ही जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है फतुहाते फिरोज शाही की स्थापना की। उसके बाद एक था दलायते फिरोज शाही। इसमें देखिए क्या हुआ था। दलायते फिरोज शाही में ये बताया गया है कि ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ का फारसी अनुवाद किसने किया था? अलाउद्दीन ने। तो दलायते फिरोज शाही में ये सब लिखा गया है। दलायते फिरोज शाही में ये चीज़ बताई गई है कि 1300 ग्रंथों में से कुछ का फारसी अनुवाद जो है अलाउद्दीन ने किया था। किसे? ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए। ये वही ज्वालामुखी मंदिर है जिसके पत्थर के टुकड़ों को जो है मांस तौलने के रूप में जो है दे दिया था आगे लोदी ने। खैर, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आया नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक को क्यों जाना जाता है? तैमूर के आक्रमण के लिए। इसके समय में तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, तैमूर का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में। इसमें जो है मालिक कुसरसक की उपाधि धारण करने वाला हिजरा एक था जिसका नाम था मालिक सरवर। इसने जौनपुर की स्थापना की थी। जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापना की थी? मलिक सरवर ने। मलिक सरवर एक हिजरा था, इसने जो है जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो ये 2 तथ्य आप लोग बस याद रखेंगे। आगे देखते हैं सैयद वंश। आज चूँकि मैं दिन में भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा साउंड आ सकता है, और बस आपसे एक आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ चल रहा है, सीरीज़ दोबारा आएगा नहीं, तो आपके लाइक से मेरी हिम्मत बढ़ती है। सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451। तो इसकी स्थापना की थी खिज़र खान ने। 37 वर्षों का शासन रहा था। 1414 से 1451, 37 वर्ष हो गए। खिज़र खान ने जो है क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। 37 वर्ष तक शासन रहा था। खिज़र खान ने जो है रैयत आला की उपाधि धारण की थी। जी हाँ, रैयत आला। आप देख सकते हैं तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश का चाल था तैमूर का आक्रमण करवाया था, क्योंकि तैमूर कौन था? सैयद वंश का सेनापति था। सैयद वंश खिज़र खां का सेनापति था। खिज़र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो गई, 7 साल में। रैयत आला की उपाधि किसको मिली? खिज़र खां को। उसके बाद मुबारक शाह आया। मुबारक शाह जो है तारीख़ मुबारक शाही में इसका वर्णन मिलता है। इसने मुबारकाबाद की स्थापना की। यमुना नगर के किनारे एक शहर है मुबारकाबाद, उसकी स्थापना की। अंतिम सैयद सुल्तान जो था अलाउद्दीन आलम शाह था। तो सैयद वंश में ज़्यादा कुछ है नहीं।
उसके बाद लोदी वंश, इसमें बहुत कुछ है, इसको ध्यान से देखिएगा। 1451 से 1526। और यह अंतिम गुलाम वंश का अंतिम जो था वंश कौन था? लोदी वंश था। इसकी स्थापना जो है संस्थापक बहलोल लोदी, इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी के बारे में देखते हैं। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना इसी ने की थी। बहलोल लोदी ने दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना इसी ने की थी। सिक्के का प्रचलन करवाया था। देखिए मुद्रा हर कोई में चलता था, लेकिन जो सिक्के थे वो बहलोल लोदी ने चलाए थे। पुत्र इसका था निज़ाम खान। निज़ाम खान ने सिकंदर शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा, यानी वही निज़ाम खान है जिसको अब सिकंदर लोदी बोलते हैं। तो सिकंदर लोदी का ओरिजिनल नाम निज़ाम खान, सिकंदर शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की। 1504 में जो है इसने आगरा शहर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। याद रखिएगा, इसने कुछ काम करवाए, जैसे गजे सिकंदरी, भूमि के पैमाने के रूप में इसने गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया। यही एक शासक था जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। तो प्रश्न आते हैं, गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। उसके बाद इसने अपनी नई राजधानी जो है आगरा को बनाया। ये पहला ऐसा सुल्तान था सिकंदर लोदी, भले ही ये इस्लामिक मुसलमान शासक था, लेकिन यह जो है हिंदुओं का होली पर्व मनाता था। होली जो हम लोग खेलते हैं वह यह मनाता था। आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद जो है फरहंगे सिकंदरी इसी के समय में हुआ है। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ पत्थरों को कसाईयों को मांस का टुकड़ा तौलने के लिए दे दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। याद रखिएगा, ये प्रश्न हमेशा आते हैं। तजिया निकालना, पीरों तथा संतों के मजार पर जाना, इन सब पर इसने रोक लगा दिया था। इस सब को यह अंधविश्वास मानता था, तो सब पर रोक लगा दिया था। देखिए कितने बड़े बड़े काम किए थे इसने। 21 नवंबर 1570 को, वही बात, जिसको आना है उसको जाना है, तो 1517 को जो है इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आया इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह के बारे में आप लोग जानते होंगे। 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इसने कुछ खास काम नहीं किया, ये जाना जाता है बाबर से युद्ध करने के लिए। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम जो है वो मारा गया। बाबर को जो है पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और उसके चाचा थे इब्राहिम लोदी के आलम शाह, इन दोनों ने निमंत्रण दिया था। तो कोई ना कोई भारतीय में हमेशा ये करता आया था। इस बार जो है इन्होंने जो है कौन? पंजाब शासक दौलत खां लोदी और आलम शाह जो कि इसके चाचा थे, दोनों ने मिलकर बाबर को बुलाया, बताया कि बिहार में बहुत धन है, आपको बहुत कुछ यहाँ मिलेगा, बस आपको जो है इब्राहिम शाह को मारना है। अब देखते हैं थोड़ी सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था कैसे थी। तो देखिए मैंने गोल घेरा बनाया है, अब बीच में ये ऐसे बनाया है और यहाँ केंद्र वृत्त जो होता है, मैं वृत्त मेरे ड्राइंग खराब है, तो ये वृत्त जो है, वृत्त में ये केंद्र है। तो केंद्रीय सत्ता किसके हाथ में रहती थी? सुल्तान के हाथों में। केंद्रीय सत्ता सुल्तान को कौन घेरे हुए रहता था? मंत्री परिषद, जिसको उस समय मजलिते खलवत बोलते थे। मंत्री परिषद को क्या बोलते थे? मजलिते खलवत। तो मजलिते खलवत हर चीज़ देखता था, लेकिन केंद्रीय सत्ता जो अंतिम सिग्नेचर होता था, हस्ताक्षर, वो किसके होते थे? सुल्तान के होते थे। एक गुप्तचर विभाग था जिसे दीवाने मुक्तराज, माफ़ कीजिएगा, गुप्तचर विभाग को बरीदे मुमालिक, गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को बरीदे मुमालिक बोला जाता था, और दीवाने मुक्तराज जो था वो वित्त विभाग था। तो ऐसे कन्फ्यूज मत होइएगा, ये वित्त है और गुप्तचर विभाग को बरीदे मुमालिक बोला जाता था, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद खजीन जो है, खजीन, देखिए बोलते थे ना कि खजांची, तो खजीन कोषाध्यक्ष, जिसके पास पैसा जमा रहता था, खजीन कोषाध्यक्ष को। अमीरों का चरमोत्कर्ष जो है लोदी काल में ही हुआ। जी हाँ, लोदी काल में जो ही हैं, जो लोदी वंश चल रहा था, उस समय अमीर जो थे वो काफ़ी ऊंचाई पे पहुँचे। उसके बाद सदर बोला था प्रधान काजी को, और बोलते हैं ना सदर बाजार है। सदर शब्द कहाँ से आया? ये एक जो है क्या है? अफ़गानी वर्ड है। सदर जो है एक अफ़गानी वर्ड है और इसका मतलब होता है प्रधान काजी। बरीद मतलब दूत, और लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने करवाया था। ये छूट गया था, जो मैंने लिख दिया है। लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक के लिए PWD जो बोलते हैं ना, PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सबसे पहले जिसकी शुरुआत हुई थी वो फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की थी।
आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा कर व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो 5 तरह के कर उस समय लगते थे। देखिए मैंने बताया था, एक था उश्र, उश्र और खराज, ये दोनों के एक साथ ही आप लोग याद रखिएगा। उश्र एवं खराज। उश्र लिया जाता था, दोनों ही भूमि कर था, दोनों ही क्या था, भूमि कर था। एक लिया जाता था मुसलमानों से, उश्र लिया जाता था मुसलमानों से, और खराज गैर मुसलमान से। तो दोनों ही क्या था, भूमि कर था। उसका जकिया जकात आप लोग एक साथ याद रखिएगा, जजिया जकात। अब जकात क्या था और जजिया क्या था, दोनों ही धार्मिक कर थे। जकात जो है वह मुसलमानों से लिया जाता था, और जजिया जो है वह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खम्स लूट के धन पर जो है कर लिया जाता था, 1/5 था। यह क्या था, 1/5। उसके बाद मंगलिक अर्राद, ये गोला फेंकने वाली मशीन थी। इसका निर्माण सबसे पहले लोधी वंश में ही हुआ था, जिसका नाम था मंगलिक अर्राद। अब देखिए मंगलिक, मंगल काम करने वाले, लेकिन ये खाली मंगल काम करता था, ऐसे याद रखिएगा। मंगलिक अर्राद ये गोला फेंकने की मशीन हुआ करती थी। अब इक्ता प्रथा जो है वो जहां अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इल्तुतमिश ने शुरू किया था इक्ता प्रथा, ई से इल्तुतमिश, ई से इक्ता, मैंने बताया था। इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो समाप्त कर दिया था, फिरोज तुगलक ने इसे दोबारा क्या किया, प्रारंभ कर दिया था। ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य के पहले शासकों पे ध्यान दे लें तो हरिहर बुक्का 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, तो इसका तो आपको याद ही होगा। देखिए काल नहीं आते हैं, काल याद मैं लिख दिया है, लेकिन काल याद करना नेसेसरी नहीं है, इनका क्रम याद रखिए, क्रम पूछे जाते हैं। हरिहर बुक्का है ना, हरिहर बुक्का, उसके बाद हरिहर 2, बीच में 2 घुसे हुए हैं। हरिहर बुक्का तो स्थापना करबे किया था, हरिहर 2। अब यहाँ पे देवराय और देवराय, दोनों देवराय है 1 और 2, तो हरिहर बुक्का, फिर हरिहर 2, देवराय 1, देवराय 2, और ये दोनों फिर एक साथ, मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जिन्होंने कुछ कुछ काम किए थे। तो हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की थी संगम वंश की। विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे वंश थे, इस वंशों को जानिए, संगम, सलुब, तुलुब और आरवेडु, ये 4 वंश आपको पढ़ना है। किसमें, विजयनगर में। संगम वंश, सुलुब वंश, तुलुब वंश और आरवेडु वंश। संगम वंश जो है हरिहर एवं बुक्का के पिता थे संगम, उनके नाम पे रखा गया था। बाकी ये सब तेलुगु वर्ड है। तो राजधानी इसकी कहाँ रखी गई, सबसे पहले हम्पी। संगम वंश की राजधानी कहाँ थी, हम्पी थी। हम्पी कहाँ थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित थी, और यह तेलुगु भाषी राज्य था। संगम वंश जो है, ये हम्पी जो है, ये पूरी तरह से क्या था, तेलुगु भाषी शहर था। उसके बाद हरिहर 2 जब आए तो हरिहर 2 ने जो है महाराजधिराज की उपाधि धारण की सबसे पहले। तो सबसे पहले महाराजधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, हरिहर 2। हरिहर 2 के समय जो हरिहर 2 जो था वह काफ़ी ज़्यादा प्रतापी राजा था, लेकिन देवराय 1 के काल में इटली यात्री निकोलो कॉन्टी भारत आया था। ये प्रश्न जो प्रश्न आते हैं ना, सबको मैंने एकदम 100% सम्मिलित किया है, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है सबको सम्मिलित के मैंने किया है। आप चाहें तो देखिए, अगर ऐसे फ़ायदा कैलकुलेशन का नोट्स बनाने के, अब सारा का सारा कॉपी पेस्ट अगर कीजिएगा तो इटली यात्री जो है निकोलो कॉन्टी भारत आया था, किसमें, देवराय 1 के कार्यकाल में। देवराय 1 ने क्या किया था, क्या काम किया था, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। जिन लोगों ने कुछ न कुछ काम किया था उनका वर्णन है। सबसे प्रतापी जो राजा थे वो देवराय 2 थे। संगम काल के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, देवराय 2। देवराय 2 ने के समय जो है फारसी राजदूत आया था एक, अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक किसके काल में आया था, फारसी यात्री बोला जाता है। ये देवराय 2 के कार्यकाल में, याद रखिएगा। देवराय 2 को क्यों ये सबसे प्रतापी था, इसको जगबेटकर बोला जाता था। इसको क्या बोला था, जगबेटकर बोला था। जगबेटकर का मतलब हाथियों का शिकारी। जी हाँ, हाथियों का शिकार करने के कारण इसको क्या बोला था, जगबेटकर। पुलिस वालों का वेतन जो है इसके समय में वेश्या खाना से जो कमाई होती थी उससे दिया जाता था। तो प्रश्न एक बार आया था, मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, मैंने पहली बार ऐसा प्रश्न देखा था कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय में वेश्याओं
या वैश्या खाना से होने वाली कमाई से ही पुलिस वालों का वेतन दिया जाता था या पुलिस विभाग का वेतन दिया जाता था। तो वह था कौन था? देवराय टू था, संगम काल का शासक। उसके बाद 2000 मुसलमानों को उसने सेना में भर्ती किया और जागीरें दी थी। 2000 मुसलमानों को उसने सेना में भर्ती किया था, उनको जागीरें दी थी। उसके बाद संस्कृत ग्रंथ, जी हाँ, संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र का भाष्य जो है इसने लिखा था। ब्रह्मसूत्र का भाष्य और महानाटक सुधानिधि, इन दोनों का निर्माण, इन दोनों का रचना किसने की थी? देवराय टू ने। तो ये देवराय टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है संगम वंश में, इसको आप याद रखिएगा। हरिहर बुक का तो केवल स्थापना के लिए है, लेकिन देवराय टू अपने शासन के नाम से प्रसिद्ध है। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय बुलाया था, इसकी उम्र ज़्यादा थी और ये देवराय की तरह ही रिएक्ट करता था। इसने कुछ खास नहीं किया। उसके बाद सालू वंश, सालू वंश में कुछ खास नहीं हुआ, बस इसका नाम याद रखिए। संस्थापक थे सालू नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। तो दोनों को एक साथ याद रखिएगा। सालू वंश के शासक तो सालू है, ये है, नरसिंह इसमें भी है। तुलु वंश के वीर नरसिंह। सबसे महान जो शासक थे वह थे कृष्णदेवराय। जी हाँ, सबसे महान शासक कौन थे? कृष्णदेवराय। सबसे प्रतापी तो वो थे, लेकिन सबसे महान जो है कृष्णदेवराय। ये किस वंश में थे? सबसे प्रतापी जो थे, ये कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे प्रतापी जो देवराय टू थे वो संगम वंश में थे। और ये कौन से वंश में थे? तुलु वंश में। कृष्णदेवराय कौन से वंश में थे? तुलु वंश। तो तुलु वंश के सबसे महान शासक कौन थे? कृष्णदेवराय। प्रश्न आता है, लोग ज़्यादातर लोग संगम वंश मार देते हैं। जी नहीं, कृष्णदेवराय जो थे वह तुलु वंश के सबसे महान शासक थे। 1509 में गद्दी बैठे और बाबरनामा में बाबर ने इसे सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है। बाबरनामा ने में, जो कि बाबर की आत्मकथा है, बाबर द्वारा ही रचित है, इसमें सबसे शक्तिशाली कृष्णदेवराय को बताया गया है। अष्टदिग्गज, इनके दरबार में अष्टदिग्गज बैठते थे। अष्टदिग्गज मतलब 8 सर्वश्रेष्ठ कवि बैठते थे। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग बोला जाता है। हर तरह से सर्वांगीण विकास हुआ था। तेलुगु में अमुक्तमाल्याद, संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना जो है किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। तो अमुक्तमाल्याद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना, अमुक्तमाल्याद जो था तेलुगु में था, कभी कभी आया आता है कौन सी भाषा में था, और जाम्बवती कल्याणम जो था वह संस्कृत में था। इन दोनों की रचना जो है वह कृष्णदेव राय ने ही की है। कृष्णदेव राय के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, आपने नाम सुना होगा, इनकी कहानियाँ बहुत प्रचलित है। तेनालीराम। तेनालीराम, तेनालीराम बहुत ही जो थे बहुत विद्वान थे, काफ़ी ज़्यादा चालाक थे। तो तेनालीराम ने जो है क्या की? पांडुरंग महामात्य की रचना की। तेनालीराम ने जो है पांडुरंग महामात्य की रचना की और हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्णदेव राय के समय में ही हुआ। हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के समय में ही हुआ। कृष्णदेव राय को कौन कौन सी उपाधि मिली थी? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। देखिए आंध्र से ही सब संबंधित है, इसकी उपाधि इनको मिली थी। तुलु वंश के अंतिम शासक थे सदाशिव। सदाशिव ने क्या किया? पेनुकोंड को अपनी राजधानी बनाई थी। सदाशिव ने किसको राजधानी बनाई थी? पेनुकोंड के। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुआ था। इसके नेतृत्व जो है विजयनगर की तरफ से राम राय कर रहे थे और दक्षिण राज्यों के संघ, यानी दक्षिण के सारे राज्य ने मिलकर युद्ध किया था, उसका नेतृत्व जो है अली आदिल शाह कर रहे थे। इसमें जो है ये पराजित हो गए और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये पता, ये ध्यान अच्छे से समझ में आ गया होगा विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। उसके बाद आए आरविडु वंश, जिसकी स्थापना तिरुमल ने की थी और इसका अंतिम शासक विजयनगर का कौन था? रंग तृतीय। तो विजयनगर साम्राज्य ये का अंतिम जो वंश था वो आरविडु और उसका अंतिम शासक रंग तृतीय। तो ऐसे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वो रंग तृतीय था। अब थोड़ा सा विजयनगर के प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। हमारे यहाँ आज तक वही प्रथा चली आ रही है, गाँव ही सबसे छोटी इकाई होती है। शुरुआत गाँव से होता है, तब जो है मंडल होता है, तब जिला होता है। तो
यहाँ ये 2 नंबर में है, मैंने गलती से 3 नंबर लिख दिया है। उसका मंडल होता था जिसको कोट्यम बोला जाता था और जिला को नाडु बोला जाता था। मंदिरों में जो महिलाएं रहती थी उनको देवदासी बोला जाता था। और मुद्रा जो थी विजयनगर की मुद्रा पैगोडा थी। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पैगोडा थी। वार्षिक जमीन का जो क्रय विक्रय माफ़ कीजिएगा, जमीन का जो क्रय विक्रय होता था, व्यय नहीं विक्रय, क्रय विक्रय का जो दस्तावेज रहता था, पेपर जिसको रजिस्ट्री पेपर बोलते हैं, इसको कार्निक बोला जाता था। क्या बोला था? पूरे दस्तावेज को क्या बोलता था? कार्निक बोला जाता था। लगान आय का बड़ा स्रोत था, 1/6 भाग जो है लगान वसूला जाता था। विवाह कर दूल्हा और दुल्हन दोनों से जो है विवाह कर लिया जाता था, लेकिन अगर कोई विधवा से विवाह कर रहा है तो इस पर कोई लगान नहीं था। उसके बाद सैन्य विभाग जो है को कदाचार बोला जाता है। कदाचार आजकल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? खराब व्यवहार, लेकिन उस समय कदाचार का मतलब सैन्य विभाग होता था। ये कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग सैन्य विभाग नहीं चुनते हैं, कदाचार। अब वीर पंजाल जो है व्यापार में निपुण दस्तकारों को वीर पंजाल बोला जाता था। ये वीर थे और व्यापार में वीर थे तो वीर पंजाल बोला जाता था। बड़वा क्या था? तो उत्तर से दक्षिण, जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया से आए हुए, साउथ इंडिया में हम लोग बड़वा हो गए, तो उत्तर से दक्षिण भारत में बसे हुए लोगों को बड़वा बोला जाता था। और दास प्रथा काफ़ी प्रचलित थी, लोगों की खरीद बिक्री होती थी, इंसानों की। तो ये विजयनगर साम्राज्य की एक झलक थी। अब आते हैं बहमनी साम्राज्य। जी हाँ, बहमनी साम्राज्य जो था, हसन गंगू, इसकी स्थापना किसने की थी? हसन गंगू। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने इससे पहले होता कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, तो ये हसन गंगू का ही दूसरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। और राजभाषा था मराठी। तो देखिए आप लोग जो है 100 जीके 200 जीके से लोग इसी में से लाला के वन लाइन दे देते हैं बस, लेकिन आपको जब आप लाइन से समझते हैं, एक क्रम से चलते हैं, तो आपको चीज़ें याद भी रहती हैं। तो राजभाषा थी मराठी। 1358 में हसन गंगू की मृत्यु हो गई। हसन गंगू ने अपने पूरे बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में बांट रखा था। क्या था? पहला गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। याद रखिएगा 1 2 3 4। इसका पुत्र था मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का पुत्र था मोहम्मद शाह। सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग इसी के समय में हुआ था, बुक्का के विरुद्ध। बुक्का से जब लड़ाई हो रही थी विजयनगर साम्राज्य से, तो कहते, मैंने कहा था कि दक्षिण के साम्राज्य सभी मिलकर लड़ रहे थे, तो यहाँ पे जो है बुक्का से एक बार इसकी लड़ाई हो गई, तो इसने जो है बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम जो है इसी के समय में हुआ। एक रूसी यात्री था निकितन, ये मोहम्मद तृतीय के समय में आया था। मोहम्मद तृतीय जो था बहमनी साम्राज्य का शासक था। अंतिम शासक कलीमुल्ला था। देखिए बहमनी साम्राज्य बाद में, जब कलीमुल्ला के बाद बहमनी शासक जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में टूट गया। कितने राज्यों में? स्वतंत्र राज्य, 5 स्वतंत्र राज्यों में। बीजापुर, अहमदनगर, बीरर और बरार एक साथ याद रखिए। अहमदनगर और गोलकुंडा और बीजापुर, ऐसे याद रखिए। तो बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम, देखिए सभी शाही है, शाही हटा दीजिए, सब में से शाही हटा दीजिए। बीजापुर आदिल बीजापुर, ऐसे याद रखिए। आदिल बीजापुर, निज़ाम अहमदनगर, अहमद निज़ाम, ऐसे याद रखिए। इमाद बरार, गोलकुंडा कुतुब और बीदर बरीद, ऐसे याद रखिए। तो आपको याद हो जाएगा, कभी 2-3 बार देखिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। वर्ष याद रखने का कोई ये नहीं है। कुछ स्वतंत्र राज्यों के बारे में जानते हैं। कुछ स्वतंत्र राज्य थे, प्रांतीय राज्य, छोटे छोटे राज्य, जिसमें जौनपुर प्रमुख था। जिसमें जो है जौनपुर प्रमुख था। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जो जूना खां, जी हाँ, अपने पुत्र जो है जूना खां की कीर्ति में जो है उसने क्या किया था? जौनपुर की नगर की स्थापना की थी। स्वतंत्र राजवंश की स्थापना जो है, इसको स्वतंत्र किसने बनाया था? मलिक सरवर ने बनाया था, शर्की राज्य का शासक। 75 वर्षों के शासन के बाद बहलोल लोदी ने इस पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। जौनपुर को भारत का सिराज बोला जाता था। अब ये भारत का सिराज क्यों बोला जाता था? क्योंकि इब्राहिम शाह के समय साहित्य तथा स्थापत्य कला का अस्तित्व विकास हुआ था, बहुत विकास हुआ था। इसके कारण जो है भारत का सिराज, कभी कोई प्रश्न आ जाता है, पहले तो सीधा प्रश्न आएगा, भारत का सिराज के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, या फिर भारत का सिराज जौनपुर को क्यों कहा गया,
ये सब प्रश्न आते हैं। उसके बाद अटाला देवी एक मंदिर था, इसको 1408 में अटाला देवी मस्जिद किसने बनाया था? इब्राहिम शाह के समय बना था। लाल दरवाज़ा ये 1450 में मोहम्मद शाह के समय, और जामा मस्जिद जौनपुर में 1470 में हुसैन शाह टर्की के समय। तो ये जौनपुर में ये चीज़ें हुई थी, इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। देखिए मैंने इसको एक बॉक्स में समाहित कर दिया है। आगे देखते हैं कश्मीर जानते होंगे, कश्मीर का जो स्थापना थी वो सुहादेव ने किया था। सुहादेव एक हिंदू शासक था और एक हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी। 1339-40 में शाहमीर आया और शाहमीर ने वहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। कब? 1301 में कश्मीर बना और 1340 में वहाँ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद एक सुल्तान था सिकंदर शाह, जिसको बुत शिकन बुलाया जाता था। एक वहीं का सुल्तान था सिकंदर शाह, जिसको क्या होता था? बुत शिकन। क्यों बुत शिकन बुलाया था? हिंदू मंदिर और मूर्ति तोड़ने के कारण इसको क्या बुलाया था? बुत शिकन बुलाया था। 1420 में जो है जैनुल आबदीन वहाँ का शासक बना, इसको कश्मीर का अकबर बुलाया था। अब अकबर ने क्या किया था? जजिया कर जक़ात ये सब हटाया था। उसके बाद जो है मतलब बहुत अच्छे प्रयास किए थे अकबर ने हिंदुओं के लिए, तो इसलिए इसको कश्मीर का अकबर बोला जाता था। धार्मिक सहिष्णुता का ये धर्म में जो है भेदभाव नहीं करता था। महाभारत की राज तरंगिणी का इसने फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने? जैनुल आबदीन ने। ये प्रश्न हमेशा आते हैं। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। 1588 में अकबर ने क्या किया? कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। अब देखते हैं बंगाल। जी हाँ, बंगाल में जो है यह एक नाम याद रखिएगा आप लोग, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी पूरा नाम है इसका। इसने इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अदीना मस्जिद जो है पंडुआ में है, इसी सिकंदर शाह ने इसका निर्माण करवाया था 1364 में, अदीना मस्जिद का। उसके बाद गयासुद्दीन आजम शाह, यह न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। यह बंगाल का शासक था, ये अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। सेंट्रल एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते नहीं, जब बंगाल समझ आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आएंगे। उसके बाद महाप्रभु चैतन्य जो थे वो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। कौन? महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? तो बंगाली शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में। बाबर के आक्रमण के समय नुसरत शाह का शासन था बंगाल में बाबर के आक्रमण के समय किसका शासन था? नुसरत शाह का। याद रखिएगा, ये प्रश्न के पाठ बनते हैं। उसके बाद मालवा 1401 में दिलावर खां ने स्थापना की थी। इसके पुत्र थे आलप खां। सबके बारे में थोड़ा पढ़ना है। आलप खां को हुसंग शाह की उपाधि मिली थी। जी हाँ, हुसंग शाह की उपाधि। हुसंग शाह ने क्या किया था? मांडू का किला, डिडोला भवन, दरबार हॉल, दिल्ली दरवाज़ा, इस सब की स्थापना की थी मालवा में। राजधानी जो थी धारा से मांडू को स्थानांतरित किया था। किसने? हुसंग शाह ने। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था मांडू में। तो मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। और ये था मालवा का छोटा सा इतिहास। बस आप लोग इसमें समझिए 2-3-4 प्रश्न जो है जीके के निकलते हैं। ये कैसे मैंने नोट्स बनाया आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस तरह से आप लोगों को बनाना है। आगे पढ़ते हैं गुजरात। तो गुजरात में 1297 में, मैं इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख लेते हैं। में राजकर्ण जो कि वहाँ का राजा था, उसको पराजित किया था अलाउद्दीन ने और दिल्ली में मिला लिया था। तो ये एक स्वतंत्र साम्राज्य रहा था, स्वतंत्र राज्य, प्रांतीय राज्य। अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की साबरमती के किनारे। तो अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? साबरमती की नदी के किनारे। और इसकी स्थापना किसने की थी? अहमद शाह ने। सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा सबसे तगड़ा शासक था गुजरात का। इसने मोहम्मदाबाद नगर की स्थापना की थी। देखिए महमूद इसका नाम था, तो मोहम्मदाबाद नगर की स्थापना की थी। 1572 में अकबर ने इसे क्या किया? गुजरात को, कि गुजरात व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए 1572 में जो है अकबर ने क्या किया? इसको मुग़ल शासक साम्राज्य में मिला लिया। अब मेवाड़ आप जानते होंगे, मेवाड़ बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है राजस्थान का। खिलजी वंश 1303 में क्या हुआ कि गुहिलौत राजवंश को समाप्त कर, गुहिलौत राजवंश जिसके राजा थे रतन सिंह,
याद रखिएगा कैसे हुआ था। खिलजी वंश ने क्या किया, गुहिलोत राजवंश के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिल्ली को मिला लिया था। लेकिन उसके बाद गुहिलोत राजवंश का जो है वंशज थे सिसोदिया। सिसोदिया वंश जब आया, ये एक राजपूत वंश था। इसमें हमीर देव एक शासक थे। इसने क्या किया, मेवाड़ को स्वतंत्र करवाया और 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, ये नाम याद रखिएगा, हमीर देव। हमीर देव कौन थे, तो सिसोदिया वंश के शासक थे। हमीर देव कौन थे, सिसोदिया वंश के शासक थे। इन्होंने विजय स्तंभ को भी बनवाया। इससे पहले इन्होंने जो पहले दिल्ली से इसको स्वतंत्र किया। दिल्ली से क्यों स्वतंत्र हुआ, तो पहले क्यों गुलाम बना था, खिलजी ने क्या किया था, 1303 में जो है रतन सिंह को हरा के जो है गुलाम बना लिया था। उसी वंश में सिसोदिया आए, सिसोदिया के हमीर देव आए, हमीर देव ने स्वतंत्र करवाया और चित्तौड़ में माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है। यहाँ पे क्या हुआ था कि 1448 में चित्तौड़ में जो है विजय स्तंभ का निर्माण राणा सांगा द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा सांगा द्वारा करवाया गया था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर विजय हुआ। 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ राणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें अकबर विजय हुआ। ये सब घटनाएँ हुई मेवाड़ में ही, सब मेवाड़ के राजा में ही घटना हुआ। तो मेवाड़ के राजा के साथ ही हुआ, इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया है। जहांगीर ने बाद में क्या किया, इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन में जो है सूफी आंदोलन की शिष्यता किसने ग्रहण की थी, मुरीद ने। जी हाँ, इसका नाम था मुरीद। आश्रम जो है मुरीद का आश्रम जो है खानका या मठ के नाम से जाना जाता था। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की थी। देखिए आप लोग यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा स्लिप टंग हुआ है मुझसे। ये हमीर देव करते करते जो है मैंने विजय स्तंभ को हमीर देव से बनवा दिया। विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा सांगा ने किया था। विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा सांगा ने किया था चित्तौड़ में 1448 में। हमीर देव ने सिर्फ जो है क्या किया था, मेवाड़ को स्वतंत्र करवाया था। हमीर देव ने केवल मेवाड़ को स्वतंत्र करवाया था। उसके बाद अब आते हैं सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन की जो शिष्यता ग्रहण करने को मुरीद कहता है कि मैं आपका मुरीद हो गया, मतलब मैं आपका शिष्य बन गया। आश्रम खानका या मठ। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी अजमेर में। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ में आपको मिलेगी। तो ऐसे कौन से सूफी कह सकते हैं कि गुरु हैं या फिर सूफी बाबा हैं, या जो भी कहिए, सूफी संत ऐसे कौन से हैं जिनका वर्णन जो है गुरु ग्रंथ में मिलता है, तो बाबा फरीद, ये बख्तियार काकी के शिष्य थे। अब बख्तियार खिलजी मत समझ लीजिएगा उसको। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन निजामुद्दीन औलिया ने देखा है। ये प्रश्न आया था, मैंने इसका गलत उस समय मारा था। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखने वाला कौन है, निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद सुहारवर्दी। सुहारवर्दी जो है इसका मतलब क्या हुआ, शिहाबुद्दीन उमर सुहारवर्दी। सुहारवर्दी ये सब क्या है, ये सुहारवर्दी, सतारी, फिरदौसी सब क्या है, ये सिलसिला है। जैसे ये सब सिलसिला है, जैसे चिश्ती सिलसिला था ना, संप्रदाय है ये सब। चिश्ती संप्रदाय था, उसी प्रकार सुहारवर्दी संप्रदाय, इसकी स्थापना की थी शिहाबुद्दीन उमर सुहारवर्दी ने, केंद्र दौलताबाद। उसके बाद सतारी जो है शेख अब्दुल्ला सतारी, इसका केंद्र जो था बिहार में था। और फिरदौसी का कार्यक्षेत्र भी बिहार में था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। चलते हैं भक्ति कवि की ओर, भक्ति आंदोलन की ओर। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है तमिल क्षेत्र से हुई थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तमिल क्षेत्र से हुई थी, महाराष्ट्र। उसके बाद ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी भक्ति आंदोलन फैल गया था। विकास कैसे हुआ, तो इसका विकास जो है 12 अलवार मतलब क्या होता है, विष्णु के उपासक, आपने पीछे पढ़ा होगा। 12 अलवार संत और 63 नैनार जो शिव के उपासक होते हैं। तो 12 अलवार संत और 63 नैनार संत ने इसका मिलकर विकास किया। दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय भक्ति आंदोलन किसको है, रामानंद को। ये प्रश्न आते हैं, एक एक वर्ड मेरे इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको मिलता है, रामानंद को। अब मैंने ये जितने भक्ति आंदोलन के संत हैं
इन सब का छोटा छोटा व्याख्या किया है। देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए एक चीज़ कि रामानंद की शिक्षा जो है, रामानंद ने जो शिक्षा दी सगुण और निर्गुण दो भाग में है, सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब जो पुनर्जन्म विश्वास रखते थे, निर्गुण मतलब जो भगवान के निराकार रूप में विश्वास है। सगुण में कौन कौन लोग थे? तो सगुण ग्रुप था। सगुण ग्रुप में कौन कौन थे? तो तुलसीदास, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप में विश्वास रखते थे वो केवल कबीर थे। भक्ति आंदोलन के संत कौन कौन हैं? तो रामानुजाचार्य, ये राम को मानते थे, लेकिन इनका नाम भी है रामा। 1017 में जन्म हुआ मद्रास के पेरम्बूर में और 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। तो कितने साल, बहुत अधिक साल जिए थे ये रामानंद। उसके बाद आए, रामानंद का जन्म हुआ 1299 में। सभी जातियों का आदर किया, इसलिए जो है जो रैदास थे, रैदास जो कि जाति के चमार थे, वो भी इनके शिष्य हुए थे। तो रामानंद जो थे सभी जातियों का आदर करते थे। कबीर का जन्म 1440 में वाराणसी में हुआ। एकेश्वरवाद में विश्वास, ईश्वर एक है ये मानते थे। यहाँ भी हमने पढ़ा निराकार रूप, सिर्फ एक रूप को मानते थे। ब्रह्मा की उपासना को महत्व देते थे। कबीर वाणी संग्रह जो है बीजक बोला जाता था। कबीरों की जितनी वाणी हैं, जो कबीर के दोहे हैं, सबका एक संग्रह है। उस संग्रह को क्या बोला जाता है? बीजक। तो याद रखिएगा, बीजक मतलब कबीरवादी संग्रह। उसके बाद मृत्यु 1510 में हो गई। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी का शासन था भारत में जिस समय कबीर आए थे। उसके बाद गुरु नानक 1469 तलवंडी में इनका जन्म हुआ, पाकिस्तान में है। अभी उसको ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये कीर्तनों के माध्यम से उपदेश देते थे। ये कीर्तन करके जो है उपदेश देते थे। आज भी इनके कीर्तन जो है बजते रहते हैं गुरुद्वारे में। उसके बाद जीवन का अंतिम क्षण इन्होंने करतारपुर में बिताया। इनके शिष्य थे लाहना अंगद, जो कि बाद में गुरु बने थे। मृत्यु 1538 में हो गई थी। बाबा फरीद से ये काफ़ी प्रभावित थे। उसके बाद चैतन्य स्वामी का एक और नाम था विश्वंभर, विश्वंभर इसको बोल सकते हैं। चैतन्य स्वामी का नाम, दूसरा नाम था बचपन का नाम, बाद में चैतन्य स्वामी बन गए। जन्म जो है 1486 में हुआ। दार्शनिक सिद्धांत इनका क्या था कि आप देख सकते हैं, दार्शनिक सिद्धांत इनका जो है एक बुक है जिसका नाम है अचिंत्य भेदभाव। अचिंत्य भेदभाव में इनके दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न आए कि अचिंत्य भेदभाव या अचिंत्य भेदभाव में किसके दार्शनिक सिद्धांत की व्याख्या की गई है? तो चैतन्य स्वामी। मृत्यु 1533 में हो गई। इन्हें अपने जीवन के 2 दशक, अंतिम 20 साल जो है जगन्नाथ भगवान की सेवा में बिताया था, उनकी उपासना में बिताया था। तुलसीदास को आप सभी जानते होंगे, रामचरितमानस इन्होंने लिखा था। उत्तर प्रदेश के बांदा में जो है ज़िले में इनका जन्म हुआ 1532 में। मृत्यु 1623 में हो गई। अकबर, राणा प्रताप, इन सब के ये समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास, जी हाँ याद रखिएगा, ज़्यादा दूर नहीं थे ये। मीराबाई को भी आप लोग जानती होंगी, कृष्ण की जो है ये सेविका कहिए, जो कहिए, भक्त कहिए। 1498 में इनका जन्म हुआ। 1498 में जन्म हुआ कब? जब वास्को डी गामा आया था तब। पिता थे रत्न सिंह राठौर, यानी एक राजपूत परिवार, राज परिवार से जन्म ये बिलोंग करती थी। कृष्ण की उपासना करती थी। राणा सांगा के बड़े पुत्र जो थे भोज, राजा भोज, इनसे इनकी शादी हुई थी। जब राजा भोज की मृत्यु हो गई तो मीराबाई जो है भक्ति में इन्होंने अपने आप को झोंक दिया। इनका गीत जो है ब्रजभाषी और राजस्थानी भाषा में है। इनके मीरा के गीत जो है ब्रजभाषा और राजस्थानी भाषा में है। 1546 में जो है द्वारका नगरी जो श्री कृष्ण की नगरी है, वहीं पर इनके जीवन का अंत हो गया। रैदास रामानंद के शिष्य थे, चमार जाति से बिलोंग करते थे और वाराणसी। देखिए मैं कोई यहाँ जाति बोध शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस ये जो लिखा हुआ है लूसेंट में और जिस जाति के थे आपको बताने के लिए। तो चमार जाति से थे, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और जूता बनाकर ये अपनी जीविका चलाते थे। शंकरदेव असम से थे। धन्ना का नाम आप लोग याद रखिएगा। धन्ना क्यों कि इम्पोर्टेंट है? तो एक तो रामानंद के शिष्य थे, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं, लेकिन दूसरा चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है कि ऐसी मान्यता है कि धन्ना ने जो है हठ से मतलब कि हठ करके बैठ गए थे।
हठ मतलब जिद करके, और अपनी जिद के आधार पर उन्होंने भगवान कृष्ण को भोजन करवाया था। ये मान्यता है, ऐसी मान्यता है। प्रश्न आ सकते हैं। थोड़ा सा एक झलक देखेंगे बाबर के बारे में कुछ नहीं जानेंगे, मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो मुग़ल साम्राज्य में अगर आपको याद रखना है ये, तो मुग़ल साम्राज्य को दो भाग में बांट दीजिए, एक मुग़ल काल, एक उत्तर मुग़ल काल। तो मुग़ल काल में मैंने ये बचपन में पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा भाजसा, BHAJSA, भाजसा याद रखिएगा। B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां और A से औरंगजेब। तो 1526 से 30 इनका शासन, हुमायूं का 1530 से 40 10 साल किया था, उसके बाद इसको निर्वासित कर दिया गया था। 15 साल निर्वासित रहा था, फिर आके 1 साल करके मर गया था। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 57 और फिर 1658 1707 औरंगजेब। उत्तर मुग़ल काल में देखिए, तो जब औरंगजेब मर गया तो बहादुर शाह आए। बहादुर शाह 1 कह सकते हैं इसको। बहादुर शाह और जहांदार शाह, ये दोनों शाह है, दोनों को एक साथ याद रखिए। दोनों शाह है, 5 साल इन्होंने किया, 1 साल इन्होंने किया। उसके बाद फारुखसियर एक अलग चीज़ था, घृणित कार्य इसको बोला जाता है, इस घृणा वाले को अलग रखिए। तो फारुखसियर, उसके बाद फिर 2 शाह है, 2 शाह के बाद फिर 2 शाह, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। देखिए आपको याद कैसे होगा, ऐसे आप ध्यान में रखिए पूरा फिगर। मैं क्यों बॉक्स में इसको बनाता हूँ, ताकि एक फिगर आपके माइंड में रहे। उसके बाद 3 को जो द्वितीय वाले हैं, 2-2-2, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय, 3 को द्वितीय वाले आए। और अंत में बहादुर शाह 1 से शुरू हुआ था और बहादुर शाह 2 पे समाप्त हुआ। तो ऐसे करके आप लोग इसको याद रख सकते हैं। काल आपको याद हो जाएगा, काल बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने मुग़ल साम्राज्य जो था पेज नंबर 30 में था, लेकिन मैंने इसकी शुरुआत क्यों नहीं की, हम लोग फ्रेश माइंड से इसकी शुरुआत करेंगे। ये क्लास का ऐसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो लंबे क्लास चलेंगे, आप लोग को धैर्य रखना है। 30 दिन में ख़त्म करना है, तो आप 300 दिन का काम 30 दिन में कर रहे हैं, तो 10 गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो 1 घंटे की क्लास कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 1.25 घंटे की। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिए और ऐसे करके जो है कैरेक्टराइज करके लिखिए, कॉलम बना के लिखिए, बॉक्स करके लिखिए, आपके दिमाग में ये चीज़ बसी हुई रहती है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। 10 दिन में लूसेंट खत्म करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लूसेंट में जब हम भूगोल पढ़ेंगे ना, तो वो बड़ी मज़े से पढ़ेंगे, मैप वगैरह से पढ़ेंगे, एटलस की बुक यूज़ करेंगे, तो हमें सभी चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आता हूँ फिर मैं 1 दिन के बाद परसों एक नए वीडियो के साथ। अगले 10 पेज हम लोग उसमें लगभग मध्यकालीन भारत समाप्त कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।